मोमिल इस वक्त आईने के सामने बैठी अपने बाल संवार रही थी। सामने नजर आते अपने अक्स पर नजरें जमाए वो कहीं और ही गुम थी। काश रोजीना उनकी जिंदगियों में कभी आई ही ना होती। ये वो बात थी जो कई सालों से मोमिल के दिमाग में आती रहती थी। उसे रोजीना से नफरत थी जिसने वासिम को उससे छीन लिया था। पर यह नफरत भी उस दिन अपनी मौत आप मर गई जिस दिन उसे एहसास हुआ कि बासिम आफरीदी तो कभी उसका था ही नहीं, बस वही उसके पीछे पागल थी। बचपन में लड़ाई के बाद एक दूसरे से कहा करते थे कि लड़ाई लड़ाई माफ़ करो, अल्लाह का घर साफ करो। तब इस बात का इतना शोर नहीं था, पर अब पता चला कि यहाँ अल्लाह के घर से मुराद बैतुल मुक़द्दस नहीं बल्कि इंसान का दिल है। अल्लाह के घर को हसद और बोगस के अंधेरे में डुबोकर हम अपनी ज़िंदगी के उजाले की उम्मीद किस बिना पर रख सकते हैं। अल्लाह का कुर्ब चाहिए तो अपने दिल को एक दूसरे के लिए हसद, बोगस और नफरत से पाक करना पड़ेगा। ये सब सोच कर मोमिल के दिल में रोजीना के लिए किसी किस्म का कोई जज्बा ना बचा। कुछ सोचकर वो बेड से उठी और अपना दुपट्टा शानों पर डाला लाउंज की तरफ बढ़ गई। बासिम, अरसम, ईशा आफरीदी और फरीहा आफरीदी बैठे चाय से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। मिनाहिल और अरमिश सो रही थी। वो जाकर ईशा आफरीदी और फरीहा आफरीदी के दरमियान बैठ गई। उसे एक नज़र देखने के बाद बासिम अपने मोबाइल में मगन हो चुका था। मामा, मुझे आपसे बात करनी थी। वो ईशा आफरीदी के कंधे पर सर रख कर बैठी तो वो उसका माथा चूम गई। हाँ बोलो, ज़रूर कोई फुलझड़ी ही छोड़नी होगी। उनकी बात पर शिकायती नज़रों से ईशा आफरीदी की तरफ देखने लगी। देख रही है ना अपनी देवरानी की तरफ, मुझे तो लगता है मैं इनकी सगी औलाद ही नहीं। सही सही बताएं कि आपने मुझे बचपन में इनकी गोद में तो नहीं डाल दिया था। उसकी बात पर जहाँ फरीहा आफरीदी की तेवरी चढ़ी वहीं ईशा आफरीदी और अरसम आफरीदी हंसती है। नहीं जुड़ैल, तुम हमारी बहन बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हम तुम्हें कचरे के ढेर से उठाकर लाए थे। हम तो 2 भाई थे, पर छोटी अम्मी की कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए तुम्हें उन्हें दे दिया। अरसम के चिढ़ाने पर वो रोनी सूरत बना गई। अरसम भाई, आप तो बस मुझसे जलते ही रहिएगा। आपसे ज़्यादा प्यार जो मुझे मिलता है इसीलिए जलते हैं आप। उसके करने पर वो कहका लगा गया। मेरी जान, तुम छोड़ो इसे, ये बताओ तुम क्या बात करने वाली थी अपनी मामा से। ईशा आफरीदी के पूछने पर वो सीधी होकर बैठी। बड़ी मामा, मुझे ये कहना था कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ। आप फरहान की फैमिली को हाँ कह दें, मुझे पसंद है वो। उसकी बात पर वहाँ बैठे सब अफराद को हैरत का झटका लगा कि सभी जानते थे उसकी दिलचस्पी इस रिश्ते में बिल्कुल सिफर थी। पर तुम तो कह रही थी कि हम इनकार कर दें। फिर यह आफरीदी पर आखिर बोल पड़ी। जी, लेकिन अब मैं ही कह रही हूँ कि मुझे ये रिश्ता मंजूर है, आप हाँ कर दें। वो अपना जवाब सुनाती वहाँ से उठ गई। पर मुझे रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं। बासिम आफरीदी की संजीदा आवाज़ ने उसके बढ़ते कदम रोके थे। आपको शादी करनी है क्या? नहीं ना? तो बराए मेहरबानी अपना फरमान अपने पास संभाल कर रखें। उसकी बात पर वो लब भीज कर रह गया, पर दिल ही दिल में उसकी हिम्मत को दाद देना ना भूला जो बासिम आफरीदी की तरफ इस जवाब दे रही थी। अपनी बात कहकर वो एक पल के लिए भी वहाँ ना रुकी और तेज़ी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे में आकर बेड पर गिरती और बुरी तरह रो दी। कितना मुश्किल होता है अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार होना, उसे ये आज पता चला था। मोहब्बत से दस्तबरदारी तपते हुए कोयलों पर नंगे पैर चलने के बराबर तकलीफदा होती है, या फिर इससे भी ज़्यादा रूहफ़ज़ा। दरवाजे के हैंडल घूमने के आवाज़ पर तेज़ी से उठ बैठी, अपने आंसू साफ करने लगी। दरवाज़ा खुलने और बंद होने के आवाज़ पर उसने दरवाजे की तरफ देखा तो वो दोनों हाथ पेन की जेबों में फंसाकर खड़ा सर नज़रों से उसे देखने में मसरूफ़ था। उसकी आंखों के सड़पन को महसूस करते उसकी रीढ़ की हड्डी में सुनसनाहट पैदा हो गई। उसने नामहसूस अंदाज में अपने गले में पड़ा दुपट्टा दुरुस्त किया। क्या लेने आए हैं आप यहाँ मेरे कमरे में? उसके पूछने पर वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसे अपनी तरफ बढ़ता देखकर वो बेड से उठ खड़ी हुई। उससे 4 कदम के फासले पर रुककर वो उसे गहरी नज़रों से देखने लगा जो उसके सामने तन कर खड़ी थी। उसे उसके अंदाज पर सच में हैरत हो रही थी, पर वो कहाँ जानता था कि औरत जब टूट कर दोबारा वापस जुड़ती है तो उसमें चट्टान से भी ज़्यादा मजबूती आन समाती हैं। बड़ी दलेर हो गई हो, पता नहीं तंसा या तारीफ। आप ही तो चाहते थे बहादुर बनूं मैं, तो बस बन गई। वो दोनों हाथ सीने पर बांधे जैसे मुकाबले के लिए खड़ी थी। बहुत मानती हो मुझे क्या? उसके पूछने पर वो इस्तहज़ाइया हंसी। नहीं, अपने फ़ायदे की बातों पर अमल करती हूँ बस। वो कहती एक कदम मज़ीद पीछे हुई। मतलब खुद गर्ज हो अब तक, हमेशा की तरह। जी बिल्कुल, आप ही की कज़न हूँ। उसकी बात और अंदाज पर वो मुठ्ठियाँ भींचकर खुद पर ज़ब्त करने लगा। रिश्ते के लिए इकरार की वजह बताओ। कल तक तुम इस रिश्ते से इनकारी थी और आज इस लड़के से एक ही मुलाकात में ऐसा क्या जादू हो गया कि तुम्हारा इनकार इकरार में बदल गया? उसकी बात पर तौहीन के एहसास से मोमिल का चेहरा सुर्ख पड़ गया। माइंड योर ऑन बिजनेस प्लीज। मैंने किसी को इतना हक नहीं दिया कि मेरे पर्सनल्स में इंटरफेयर करे। दिल कर रहा था फूट फूट कर रोते, पर सितमगर के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। चलो फिर देख लेते हैं मिस मोमिल के कौन किसके पर्सनल में इंटरफेयर करता है और किस हद तक करता है। जस्ट वेट एंड वॉच।
वो अटल लहजे में कहता 2 कदम आगे बढ़कर उसके गाल को छूते बालों की लट को फूंक मार गया। फिर सीटी की धुन बजाता पैंट की जेब में दोबारा हाथ उड़ से बाहर की तरफ बढ़ गया, जबकि वो उसे देखकर रह गई थी। वो इस बंदे की सोच को समझ नहीं पा रही थी, न जाने क्या चाहता था अब, जो ऐसी हरकतें करता फिर रहा था। अर्शम कमरे में वापस आया तो वो उठकर बैठ चुकी थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो एकदम डर कर दरवाजे की तरफ देखने लगी। अर्शम ने बगौर उसके चेहरे के बदलते रंगों को देखा था। उठ गई मेरी जान आप? वो नरम मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए उसके सामने आन बैठा। जी, वो कहती उंगलियां मोड़ने लगी। कुछ कहना चाहती हैं क्या? उसके नरमी से पूछने पर उसकी गजाली आंखों में नमी जमाने लगी। फिर देखते ही देखते नमी आंसुओं की शक्ल में गालों पर फिसलने लगी। उसे यूं रोते देखकर वो तड़प कर उसके मजीद करीब होता उसका चेहरा अपने हाथों में थाम गया। आप मुझे परेशान कर रही हैं सॉफ्टी, बताएं तो सही क्या परेशानी है? हस्बैंड, मुझे वॉशरूम जाना है। उसकी आवाज़ में शर्मिंदगी और बेबसी महसूस करता वो नफ़ी में सिर हिला गया। आप बस इतनी सी बात के लिए रो रही हैं? मैं परेशान हो गया कि न जाने ऐसी कौन सी बात है जिसने मेरी छोटी सी जान को रुला दिया। वो नफ़ी में सिर हिलाता कहता आगे बढ़कर उसे बाहों में भर गया। उस बाथरूम के दरवाजे पर खड़े होकर उसने पहले वहीं अपना जूता उतारा और फिर उसे ज़मीन पर खड़ा कर गया। उसे खड़ा करने के बाद झुक के उसके पैरों में अपने जूते पहनाने लगा, जबकि वो हैरत से उसे देख रही थी। उसने कहा, मर्द का ऐसा रूप देखा था। आप फ्रेश होकर आ जाए, मैं यहीं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। उसके फ्रेश लफ्ज़ पर नासमझी से उसकी तरफ देखने लगी, पर फिर सर हिलाकर अंदर चली गई। फारिग होकर बाहर आई तो वहीं दरवाजे के बाहर खड़ा मोबाइल में बिजी था। उसे देखकर उसने मोबाइल जेब में रखा और फिर उसे बाहों में भर गया। उसे बेड पर बिठाकर अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करने के बाद जूता पहनकर खुद ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ गया। बेड की तरफ वापस आया तो उसके हाथ में हेयर ब्रश था। वो आकर उसके पीछे बैठता उसके लिजे हुए बाल खोल गया। उसके बाल बहुत खूबसूरत थे। मोमल के बालों से ज़्यादा खूबसूरत बाल उसने आज तक किसी के ना देखे थे। जो वो हमेशा सोचता था कि उसकी बीवी के बाल भी ऐसे ही खूबसूरत होंगे। रमेश के बाल मोमल जितने लंबे तो ना थे, पर हसीन बहुत थे। उसकी आंखों और बालों का रंग सुनहरी था, जो उस पर बहुत जचता था। उसकी उलझे बाल खोलने के बाद वो नरमी से उसके बाल सुलझाने लगा। उस बाल सुलझाने के बाद उन्हें ढीली सी चुटिया में बांध दिया। मोमल के लाड उठाने का ही नतीजा था वो जो बालों की चोटी बनाना सीख गया था। मोमल अक्सर उसे अपने बाल बनवाती थी। यह आपने कैसे किया? वो आंखों में इश्तियाक समोए पूछने लगी। वो हमेशा बालों को ढीली सी पौनी में ही कैद करती थी। उसके बालों को पहली दफ़ा किसी ने चोटी में बांधा तो उसे बहुत दिलचस्प लग रहा था। ये हाथों से किया मेरी जान। वो उसकी मासूमियत पर हंस दिया। सॉफ्टी, आप मुझ पर यकीन करती हैं क्या? उसके पूछने पर वो झट से हाँ में सिर हिला गई। कितना? उसके हाथों को अपने मजबूत हाथों में थाम कर पूछा। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा। उसके जोर देने पर हल्का सा मुस्कुराया। पक्का ना? उसके फिर से पूछने पर वो उसकी गिरफ्त अपने हाथों पर सख्त पड़ती महसूस करके दोबारा सर हिला गई। फिर मुझे बताएं कि आपको अगवा किसने किया था? उसने किसी ज्यादती का नहीं, सिर्फ अगवा का पूछा था ताकि मज़ीद खौफजदा ना हो, पर उसके पूछते ही उसका रंग एकदम जर्द पड़ गया। मुझे सिर्फ उसका नाम बताएं, वो कौन था? वो संजीदा चेहरा लिए उसके सामने बैठा, फिर से उसे अजियत में धकेल गया। राजा कौन है बाहर? उसके पीछे ही वो नीचे आ गए। उसे अब तक दरवाजे के सामने खड़ा देखकर पूछने लगी। कमरे में चलो, मैं आता हूँ कुछ देर में। मुड़कर वो उसे संजीदगी से देखता हुआ बोला तो वह सर हिलाती वहाँ से जाने लगी, पर कानों में पड़ती शनासा सी आवाज़ ने उसके कदम जंजीर कर दिए। वाह भाई वाह! निकाह से पहले तो रोना धोना ही ख़त्म नहीं हो रहा था, अब यूँ हार श्रृंगार किए बड़े ऐज से रहा जा रहा है। अपने आजिज़ शोहर के साथ इतना दिल लग गया है जो अपने मुस्तकिल शोहर को भूल बैठी। वो राजा की साइड से गुजरता नूरिया से कुछ फासले पर आ खड़ा हुआ। उसके जहन में डूबे अल्फाज नूरिया के कान लहू लहान कर रहे थे। उसका रंग पीला पड़ चुका था। वैसे आपस की बात है, किसी और की कुर्बत में रहकर तुम मजीद हसीन। इससे पहले वो अपना जुमला पूरा करता राजा जब्त खोता उसे गर्दन से दबोचकर एक झटके में पीछे दीवार के साथ लगा गया। साले, तुझे कहा ना कि राजा से पंगा मत लेना, पर लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं। और मेरी बात पहली और आखिरी दफ़ा सुन ले, जो शख्स राजा की मलकियत की तरफ आंख उठाकर भी देखे तो राजा उसे कुछ और देखने के काबिल भी नहीं छोड़ता। जान प्यारी है तो निकल ले यहाँ से। हाशिर की आंखों में अपनी सर्द आंखें गाड़ के बोलता उसे सच में खौफजदा कर दिया। छोड़े प्लीज़। नूरिया की तरनम आवाज़ पर राजा ने चेहरा मोड़कर उसकी आंखों में देखते एक झटके से हाशिर की गर्दन छोड़ दी। पुरसुख चेहरा लिए अपनी गर्दन सुलझाने लगा। तुम अच्छा नहीं कर रहे राजा, तुम दोनों बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे। गुस्से और गम से कहता वो इस घर से निकलता चला गया। उसके जाते ही नूरिया भागती हुई कमरे में बंद हो गई। राजा आंखें सुकेड़कर उस सिम देखने लगा जहाँ वो गायब हुई थी। वो भारी कदम उठाकर कमरे की तरफ बढ़ा और जाकर बेड के पास खड़ा हुआ और उसे देखने लगा जो सर घुटनों में दे बैठे थी। मेरी रानी। उसकी पुकार में मोहब्बत ही मोहब्बत थी। इतनी मोहब्बत कि नूरिया बेसाख्ता उसकी एक पुकार पर सर उठाकर उसकी तरफ देखने लगी।
और उसकी आंखों की तपिश महसूस करती अगले ही पल नजरें झुका गई। वो एक घुटना फोल्ड करके बेड पर बैठ गया। उसके सर अपने हाथों में थामकर धीरे धीरे रगड़ता उन्हें गर्म करने लगा। मेरी बीवी हो, मेरी इज्जत हो तुम। मेरे निकाह में होते हुए मेरी बीवी किसी तीसरे इंसान के लिए आंसू बहाए या किसी तीसरे का तस्वर जहन में लाए तो ये बात मेरे लिए बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं, समझी। उसकी सर्द आवाज़ पर वो सर हिला गई। उसने आज पहली दफ़ा राजा का ये रूप देखा था। वो सच में खौफजदा हो चुकी थी। उसके सर हिलाने पर राजा के तासरात बदले और वो मुस्कुराकर उसके नज़दीक हुआ। उसके नज़दीक होते ही वो अपना बाजू उस नाजुक हसीना की कमर में डालता उसे अपने नज़दीक खींच गया। इस अचानक अवसाद पर राजा के सीने से जा टकराई वो। खुशबू में बसा नाजुक सा सरापा राजा के हवासों पर बुरी तरह छाने लगा था। वो नूरिया के बालों में हाथ फंसाए हल्का सा झटका देकर उसका चेहरा अपने मुकाबिल कर गया। वो सब कुछ भूलकर राजा की कुर्बत में शर्म से दोहरी हो रही थी। उसकी निगाहें रूह तक उतरती हुई महसूस हो रही थी। मेरी रानी, उसकी बोझल आवाज़ में पुकार पर नूरिया की हथेलियां नम हो गई। लड़सती पलकी गालों पर साया फिगन हो गई। उसके लड़सते कांपते भरे भरे लब राजा के हलक में कांटे उगा गए। दिल पर काबू खोता वो झुककर बहुत नरमी से उसके शरबती लबों का जाम पीने लगा। नूरिया का दिल उछलकर हलक में आ चुका था। उसने उसकी बेख्तियारी नूरिया की जान पर बनाई। अपने कंधों पर नूरिया की सख्त गिरफ्त महसूस करते वो खुद पर बमुश्किल काबू पाता उसे अपने लम्स से तो आज़ाद कर गया, पर अपनी गिरफ्त मज़ीद मजबूत कर गया। इतनी सी अनायत पर ही बेहाल होती उसके सीने पर सर रखती अपनी बिखरती सांसों को समेटने लगी। मेरी जान, इतनी सी शरारत पर यह हाल है तो जब राजा की जुमला मुकम्मल करने से पहले ही वो तेज़ी से उसके लबों पर हाथ जमा गई। उसकी हिफ़्फ़त से सर सुर्ख पड़ती रंगत और लड़सती पलकें देख वो कहका लगाकर से वो उसमें भीज गया। अरे हमारा मुकाबला तो बीच में ही रह गया। वो माल्टो की बाबत याद आते उसका मुकाबिल चेहरा करता बोला। वजह नूरिया की शर्म दूर करना थी। जी नहीं, कोई बीच में नहीं रह गया। मैंने अच्छे से छीन लिया, जबकि आपने तो जान ही छुड़ाई थी बस, इसलिए मैं जीती हूँ और आप हार गए। वो भी शेर होती नाक सुकेड़ कर जता गई। वाकई मैं ही तो हार गया हूँ। जानती हो क्या, तुम पे अपना दिल, और ये भी जानती हो कि इस हार के बदले मुझे क्या मिला। तुम, क्या किसी शिकस्त का इतना हसीन अंजाम हो सकता है। उसकी बोझल आवाज़ कानों में पड़ते ही वो शर्म से लाल पड़ती बेवजह ही बाल कानों के पीछे उड़सने लगी। चलो अब जाकर इन माल्टो को ठिकाने लगाते हैं। वो हंसता उसके हाथ थामे उसे लिए छत की तरफ चल दिया। मुझे सिर्फ उसका नाम बताएं, वो कौन था। उसने संजीदा चेहरा लिए उसके सामने बैठा उसे फिर से अजियत में धकेल गया। आप हमें छोड़ना चाहते हैं ना, हम आपको गंदी लगती हैं। उन्होंने हमें गंदा कर दिया, इसीलिए हम आपको अच्छी नहीं लगती। अर्शम तो उसकी बात पर तड़प ही उठा था। बेयकीनी से उसकी तरफ देखने लगा जो आंसू बहाती बुरी तरह अपने लब को चल रही थी। सोफिया, आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं। वो उसकी बात पर अफसोस कर रहा था, पर कसूर इस मासूम का भी नहीं था। वह हद दर्जा मासूम थी, इस गर्दोपेश से वाकिफ ना थी जिस अजियत से गुजरना पड़ा। अगर आप नहीं बताना चाहती नाम बताएं, पर इतना हमेशा याद रखिए, अर्शम आफरीदी के लिए दुनिया की सबसे अच्छी और पाक लड़की अरमिश अर्शम आफरीदी है। अर्शम आफरीदी के लिए सरापाई मोहब्बत है। मेरी मोहब्बत ही अगर मेरी मोहब्बत की तस्लील करे मेरे लिए बिल्कुल भी काबिल बर्दाश्त नहीं, समझ रही हैं आप। उसके पूछने पर तेज़ी से सर हिला गई। वो उसके पास से उठकर जाने लगा तो फुर्ती से उसका बाजू अपने दोनों हाथों में जकड़ गई। सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखने लगा। मत जाएं प्लीज़, हमें डर लगता है। उसकी आवाज़ में बेबसी महसूस करता वो लब भीग गया। उसकी गिरफ्त से नरमी से अपना बाजू छुड़ा गया और बेड की दूसरी तरफ बढ़ गया। अपनी जगह लेटने के बाद उसे नरमी से खींचता अपने सीने पर गिरा गया। सब कुछ जहन से निकाल कर सिर्फ अपने हस्बैंड के बारे में सोचें और सो जाएं। मैं हूँ ना, सब ठीक कर दूंगा। उस पर ब्लैंकेट सही करता उसके बालों में धीरे से उंगलियां चलाकर उसके दिमाग को पुरसुकून करने की कोशिश करने लगा, जो कि बहुत कामयाब ठहरी थी। चंद मिनट बाद ही वो उसके सीने पर सर रखे और दोनों बाजू उसके गिर्द बांधे नींद की वादियों में उतर चुकी थी। उसकी पेशानी को छूता वो भी अपनी आंखें मूंद गया। शाम के साए फैलने लगे तो उसने घड़ी पर नज़र डालकर वक्त देखा। उसने घंटा भर पहले दरिया को कॉल करके बुलाया था, जो अब तक ना आई थी। अभी भी सोच ही रही थी जब दरिया की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो जुड़ैल। और उसके शरारत से पूछने पर मोमल उसे घूरकर उसके गले लग गई। वालेकुम सलाम दरी, बहुत बदतमीज़ हो तुम। अर्शम भाई की ज़ुबान बोलने लगी हो तुम भी। उसका इशारा चुड़ैल कहने की तरफ था। उसके चिढ़ने पर दरिया खिलखिलाकर हंस दी। पहले ये बताओ हमारी छोटी सी प्रिंसेस कहाँ है। भाई मैं तो उसे बहुत मिस किया, इतनी प्यारी बातें करती है यार। उसके यूँ इश्तियाक से बोलने पर मोमल उसे घूर कर रह गई। माशाल्लाह नहीं बोला जाता क्या, नज़र लगाओगी मेरी जान को तुम। उसके बाजू पर थप्पड़ मार गई, जिसके जवाब में दरिया से घूरने लगी।
वैसे वो सो रही है, कुछ देर पहले ही सुलाया है मैंने उसे। उसके बताने पर सर हिला गई, बगौर उसके चेहरे को देखने लगी। मोमिल, क्या परेशानी है? अब इतनी अपसेट क्यों लग रही हो? इस रिश्ते से कुछ नहीं हो क्या? दरिया की फिक्रमंदी से पूछने पर वो गहरी सांस भरकर रह गई। फिर से बासिम की सारी गुफ्तगू बताने लगी। व्हाट? ये सब क्या है यार? अब बासिम भाई चाहते क्या हैं? अब जब तुमने मोहब्बत का इजहार किया तब नफरत का इजहार करके चले गए, और जब तुम अपनी लाइफ में सेटल होना चाहती हो तो ये क्या नया ड्रामा शुरू करके बैठ गए हैं? वो बासिम की बातें सुनती भड़क ही उठी थी। मुझे भी यही समझ नहीं आ रहा यार, वो चाहते क्या हैं अब? मोहब्बत तो हमसे मर के भी नहीं कर सकते, फिर ये सब क्यों कर रहे हैं? खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही हूँ। तुम क्या चाहती हो मोमिल? क्या तुम भी बासिम भाई से मोहब्बत करती हो? वो खुशती निगाहें उसके चेहरे पर टिकाकर मुस्तफसर हुई। जानती हो दरिया, मोहब्बत एक ऐसी आग है जो हमारे कल्ब की दीमक ज़दा लकड़ी को हमेशा सुलगाए रखती है। उनकी मोहब्बत की कोई ना कोई चिंगारी आज भी मेरे रागज़दा दिल में मौजूद है। मैं इस हकीकत का ना इकरार कर सकती हूँ ना इजहार, पर उस शख्स ने मेरा दिल बहुत बुरी तरह तोड़ा है दरिया। अगर मैं इन टुकड़ों को समेटने बैठूँ तो मेरे अपने ही हाथ लहू लहान हो जाएं। मैं क्या करूँ दरिया? उसकी आंसू भरी आंखों को दुख से देखती दरिया उसे अपने साथ लगा गई। अब मैं जो कहूँगी मोमिल, तुम्हें वैसे ही करना है, समझी? अब उसके सर हिलाने पर दरिया धीरे धीरे उसके कानों में सारी बात खोलने लगी। बात मुकम्मल करते ही पीछे हटकर मोमिल का चेहरा देखने लगी, जो तसव्वुर का शिकार था। आर यू श्योर दरिया? वो कुछ कन्फ्यूज सी थी। येस, आई एम 100% श्योर, वो यकीनी भरे लहजे में बोली। इससे पहले कुछ बात करती अर्चम वहाँ चला आया। सलाम करता उनके सामने सोफे पर बैठ गया, जबकि उसे रूबरू पाते दरिया का दिल बुरी तरह धड़कने लगा। उदास चेहरा एकदम खिल उठा। वो उसे देखने की तलब लेकर ये वहाँ आई थी, पर ये नहीं जानती थी कि दिल की हसरत यूं ही पूरी हो जाएगी। मोमिल यार, तुम्हारी कुछ हेल्प चाहिए थी। दरिया के से सलाम दुआ के बाद मोमिल से मुखातिब हुआ। जी कहें भाई अरशम जी कहें अरशद भाई, क्या हेल्प चाहिए? वो अपना गम साइड पर करती उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। क्या तुम मेरे साथ मार्केट चल सकती हो? एक्चुअली मुझे एडमिशन के लिए ड्रेसेस और बाकी ज़रूरत की चीज़ें लेनी है। मुझे तो इन चीज़ों का इतना आइडिया नहीं है। अगर तुम साथ चलो तो अच्छा हो जाएगा। अभी वो सोई है तो मैंने सोचा हम मार्केट से हो आते हैं, क्या ख्याल है? उसके यूँ हिचकिचाकर पूछने पर वह बखुशी सर हिला गई। ये श्योर, वाई नॉट। मिनाहिल भी सोई है, 2 घंटे से पहले नहीं उठेगी, तब तक हम वापस आ जाएंगे ईजीली। उसके जवाब पर मुतमईन होता सही हिला गया, जबकि दरिया उलझन भरी नज़रों से उन दोनों को देख रही थी। अरे दरिया, मैं तुम्हें बताना भूल गई। अरशम भाई ने शादी कर ली और दरिया उनकी मिसेस का नाम अरमिश है। बहुत प्यारी सी और छोटी सी है। अभी तो सो रही हैं, वरना मैं मिलवाती हूँ उनसे तुम्हें। वो अपनी धुन में बोलती जा रही थी, जबकि दरिया का वजूद जलजलों की जिद में था। उसे सर पे सारे आसमान एक एक करके टूट चुके थे। वो बेयकीन सी साकत खड़ी थी। अरशम की नज़र उस पर पड़ी तो लबीज कर रह गया। उसके चेहरे से उसकी अंदर की हालत जान गया था, पर वो इस मामले में बिल्कुल बेबस था। इस प्यारी सी लड़की की चाहत से वाकिफ था, पर दिल पर किसका जोर चलता है? वो ज़बरदस्ती अपने दिल के मकीन उसे नहीं बना सकता था। उसका दिल तो अरमिश की अमानत था अज़ल से ही, फिर कैसे उसकी अमानत में खयानत होती है? दरिया, तुम भी चलो हमारे साथ। मोमिल के कहने पर वो चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। दरिया, तुम ठीक हो? उसकी पीली पड़ती रंगत देख मोमिल परेशानी से इस्तफसार करने लगी। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, बस एकदम सर दर्द करने लग गया। तुम लोग जाओ, मुझे भी घर पहुँचना है, रात होने वाली है, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़। दिल के दर्द पर काबू पाना मुश्किल लगने लगा तो वह एकदम अलविदा कहती वहाँ से ही निकल आया, जबकि मोमिल हैरान परेशान से उसकी एकदम बिगड़ती हालत सोचने लगी। गाड़ी में बैठते ही आंसुओं का तूफान उमड़ आया। दिल दर्द से फट रहा था। या अल्लाह, तकलीफ भरी पुकार में इस कदर तड़प थी कि अरशम आफरीदी अगर जान जाता तो जान से जाता। घूमते सर को जगड़कर हवास काबू में लाती वो गाड़ी का रुख घर की तरफ कर गई। उसे जल्द से जल्द घर पहुंचना था, वरना उसकी हालत कहीं पहुंचने के काबिल ना रहती। शाम को अलविदा करती रात ने बहुत दुख से इस प्यारी सी लड़की को देखा था। राजा शाम से ही कहीं गया था। अब रात के 11 बज रहे थे, पर उसका कोई अता पता ना था। वो परेशानी से कमरे में टहल रही थी। राजा का नंबर भी बंद जा रहा था। वो थक हार कर बेड पर बैठी ही देखे बाहर से खड़ाक की आवाज़ आई। शुक्र आ गए। वो खुशी से उठकर तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। वो बेडरूम का दरवाज़ा खोलकर जैसे ही बाहर निकलने लगी, सामने नजर आते शख्स को देखकर उसका रंग फीका पड़ गया। इस वक्त वो यहाँ क्या कर रहा था? कैसी हो डार्लिंग? तंजिया मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए, पैंट की जेबों में हाथ फंसाए उससे चंद कदम की दूरी पर क्रॉफर्ड से खड़ा था। आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? हाशे, आप प्लीज़ चाहें यहाँ से, राजा अभी घर नहीं है। वो हिचकिचाकर कहती नामासूस अंदाज में कदम पीछे कर गई। ओह, राजा घर नहीं है? वाह भाई, बड़ी इज्जत दी जा रही है गले के टंट पूछिए को। उसके कहने पर वो नागवानी से चेहरा मोड़ गई।
माइंड योर लैंग्वेज हाशिर, शौहर है मेरे वो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अगर कोई मेरे शौहर के मतलब बुरे अल्फाज इस्तेमाल करे। आप प्लीज़ इस वक्त यहाँ से जाएं। जय राजा की मौजूदगी में आइएगा। हाशिर तो हैरत से उसके बदले हुए रूप को देख रहा था। बहुत ज़ुबान चल रही है तुम्हारी। हाँ, वापस तो तुम्हें मेरे पास ही आना है। उसकी बात पर वो सर झटक कर रह गया। अच्छा बताओ, काम कहाँ तक पहुँचा? वो अब काम की बात की तरफ आया था। कौन सा काम? उसकी आंखों में उलझन थी। वही काम जिसके लिए इस मवाली से शादी की। और कौन सा काम? इतने दिन गुजर गए हैं, अभी तक कोई गुड न्यूज़ नहीं मिली क्या? देखने में तो अच्छा खासा हट्टा कट्टा है वो मवाली। उसकी घटिया बात सुनते नूरिया का चेहरा गुस्से और जब्त से सुट पड़ गया। आप अभी और इस वक्त यहाँ से निकल जाए। राजा बस आने ही वाले हैं, मुझे कॉल करके बता चुके हैं कुछ देर पहले कि मैं बस पहुँच रहा हूँ। वो बहुत जब्त करके झूठ बोल गई। इससे यूँ हाशिर का राजा की गैर मौजूदगी माना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लगा। मैं वैसे भी जा रहा हूँ बस, पर जल्द से जल्द मुझे ये खुशखबरी चाहिए, समझिए। वो हरगिज़ उस बदतमीज़ गुंडे के मुंह लगकर अपना मुंह नहीं तोड़वाना चाहता था, इसलिए अपने खौफ को जाहिर किए बगैर उस पर चढ़ाई करता वहाँ से निकलने लगा। राजा की गैर मौजूदगी को यकीनी बनाकर आया तो दीवार पर लांग करता, पर अब वापस दरवाजे से जा रहा था। उसके बाहर निकलते ही नूरिया ने तेज़ी से दरवाज़ा बंद किया और कमरे में जाकर दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया। अब वो बेड पर बैठी आंसू बहा रही थी। उसे हाशिर से बिल्कुल ऐसी उम्मीद ना थी। कितनी बदतमीजी कर कर गया था वो आज। वो यूं ही आंसू बहाने में मगन थी जब कमरे का दरवाज़ा खुला। अब कि वो जानते थे कि वो कौन होगा, इसीलिए नज़रें उठाकर भी ना देखा। उसकी खुशबू ही उसकी आमद का पता देती थी। कमरे में दाखिल हुआ तो सामने नजर आते मंजर को देखकर ठिठक गया। जहाँ वो दुश्मन ने जहाँ आंसू बहाती जा रही थी, वो अपनी हालत की परवाह किए बगैर तेजी से उसकी तरफ लपका। मेरी जान। उसकी मीठी पुकार कानों में पड़ी तो नूरिया का दिल किया भाग कर उसकी पनाहों में खुद को छुपा ले, पर खुद पर जब्त करती बैठी रही। वो आकर उसके सामने बैठता उसका चेहरा दोनों हाथों में थाम गया। क्या हुआ? मेरी रानी की आंखों में ये आंसू क्यों? वो बेकरारी से पूछ रहा था। कुछ नहीं, बस मेरा दिल कर रहा था, वो थोड़ा कसमसा कर बोली। रोने का भी दिल करता है क्या? उसके लहजे में हैरत वाजिया थी। जी करता है रोने का दिल, हम लड़कियों का करता है, क्योंकि हमारे दिल नाजुक होते हैं। आप मत क्या जाने दिल की बात है, क्योंकि आपके सीने में नाजुक दिल की जगह पत्थर फिट हुआ होता है। वो खुफी से बोलती उसे हैरान कर रही थी। पर बेगम वजह तो पता चले, इस सख्त पत्थर दिल वाले इंसान ने ऐसा कौन सा जुर्म सरजद कर दिया कि नाजुक दिल वाली हसीना आंसू बहाने पर मजबूर हो गई। वो मोहब्बत से पूछता उसके गीले गाल अपने हाथों से साफ करने लगा। रहने दे बस, आपको बताने से क्या फ़ायदा होना, गलती मेरी ही निकलनी है। वो उसके हाथ अपने चेहरे से हटाने लगी, पर उसकी गिरफ्त मज़ीद मजबूत हो गई। नहीं भाई, मैं तो अपनी ज़िंदगी में यही सीखा हूँ कि गलती हमेशा मर्द की होती है। नाजुक दिल औरत भला कहाँ कोई गलती कर सकती है? ख़ासतौर पर बीवी नामी हंसी तो कभी गलत हो ही नहीं सकती। सारा कसूर शौहर नामी मखलूक का होता है। अब के उसकी आंखों में शरारत चमक रही थी, पर नूरिया उसकी बातों को संजीदा लेती इस बात में सर हिलाने लगी, जिसे देखकर राजा से अपनी मुस्कुराहट पर काबू पाना मुश्किल लगने लगा। पर वो ज़ाहिर वाक़ उसे मज़ीद नाराज़ नहीं करना चाहता था, इसलिए अपनी मुस्कुराहट का गला घोट गया। उसे कोहनी से पकड़कर अपनी तरफ खींच गया। मैं जानता हूँ मेरी जान मेरे लेट आने पर रो रही है। वो उसके सर के पीछे हाथ रखकर उसका सर अपने सीने से टिका गया। अगर अपना कारनामा जानते हैं तो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं फिर? उसके अंदाज में खौफ की सिमट आई। अच्छा ना मेरी जान, काम से गया था, आइंदा कभी इतनी देर से घर से बाहर नहीं रहूँगा रात में। अब तो माफ़ कर दे मेरी रानी। उसके यूं मनाने पर नूरिया के पेट में तितलियां उड़ने लगी। कितना अछूता और दिल फरेब एहसास था कि कोई उसे मना रहा था। हाशिर उस काम को फजूल समझता था। उसके बकुल उसके पास इन बच्चों वाले चौंचलों के लिए वक्त नहीं था। फजूल। उसकी खामोशी पर राजा उसके गिर्द तक पाँव का घेरा तंग करते उसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया। ठीक है, पर ये पहली और आखिरी दफ़ा था। आइंदा आपकी गलती माफ़ नहीं की जाएगी, समझिए आप? उसके रौब से पूछने पर आंखों में शरारत लिए मासूम बच्चों की तरह हाँ में सर हिला गया, जबकि उसी ऐसी शक्ल देखकर नूरिया मुश्किल से अपनी हंसी पर काबू पा सकी। पीछे हटे, अब सोना है मुझे, रात काफ़ी हो चुकी है, आप भी सो जाएं। वो उसके सीने पर हाथ रखते से पीछे हटने का बोलने लगी, क्योंकि उसकी गुर्बत नूरिया की जान निकाल रही थी। सोने को तो भूल जाओ मेरी रानी, इतनी सर्द रात हो, हक हलाल के महबूब पास हो तो कौन काफिर सोने के बारे में सोचेगा। वो कानों में बढ़ती शरीर सी सरगोशी पर नूरिया के रोंगटे खड़े कर गई। इससे पहले कि वो कोई जवाब दे दी, राजा का फ़ोन बजने लगा। मौका पाते ही नूरिया उसकी गिरफ्त से निकलकर बेड की तरफ भागी। उसकी फुर्ती हैरत से देखते हुए मोबाइल की तरफ मुतवज्जा हुआ, फिर उसका ख्याल करते मोबाइल लेकर कमरे से बाहर निकल गया। कॉल ख़त्म करने के बाद वो कमरे में वापस आया तो उसे कंबल में दुबके सोते हुए पाया। उसके नज़दीक होकर गौर से देखने लगा तो मालूम हुआ कि वह सच में सो रही है। उसकी चालाकी पर वो घूर कर उसे रह गया था। फिर गहरा सांस भरते लाइट बंद करता खुद भी कंबल में घुसकर नरमी से उसे अपनी तरफ खींचकर उसका सर अपने सीने पर रखता उसे खुद में भींच गया। नाजुक पतन का एहसास जज्बात को बेदार कर रहा था। उफ राजा, क्या ज़िंदगी है तेरी, शादीशुदा होकर भी कंवारा। वो खुद पर अफसोस करने के बाद अपनी आंखें सख्ती से बंद के सोने की नाकाम कोशिश करने लगा।
यूं ही वक्त गुजरते मोमिल आफरीदी की शादी का दिन भी आन पहुंचा था। अरमिश की तबीयत संभलते ही मोमिल की शादी और रस्म का वलीमा फिक्स कर दिया गया था। सुनहरी अरूसी लिबास में सर पैर सजी वो बेड पर बैठकर अपने हिनाई हाथों की लकीरों को घूरने में मगन थी। वो जो कहता था कि तुम्हारी शादी फराज से नहीं होने देगा, बड़े मज़े से उसकी शादी की तैयारियां कर रहा था। उसने बहुत साल बासिम की बेरुखी बर्दाश्त की थी, पर अब उससे बिछड़ने की तकलीफ हद से सवा थी। आज वो किसी और के नाम हो जाती तो बासिम आफरीदी की सोच, उसका ख्याल भी मोमिल आफरीदी पर हराम हो जाता। वो किसी की निगाह में रहकर किसी और की याद को दिलो दिमाग की जीनत नहीं बना सकती थी, पर उसके लिए सब बहुत तकलीफ दे था मिनाहिल से बिछड़ना भी। वो उसके बगैर कैसे रहेगी और मिनाहिल उसके बगैर कैसे रहेगी, ये सोचते ही उसकी आंख से आंसू बहता बेमोल होता चला गया। मम्मा, मीठी सी आवाज़ पर मोमिल ने दरवाजे की तरफ देखा तो सामने ही उसकी छोटी सी शहजादी खड़ी थी। सफ़ेद घेरेदार पाँव तक लंबी फराक पहने और कंधों तक आते नीम घुंघराले बालों पर ताज लगाए वो सच में शहजादी ही लग रही थी। आ जाओ मेरी जान, वो धीरे से मुस्कुराती उसकी तरफ हाथ बढ़ा गई तो मिनाहिल भागते हुए उसके साल में समा गई। मम्मा, यू लुक वेरी ब्यूटीफुल। मम्मा बहुत प्यारी लग रही है। अपनी तोतली ज़ुबान में उसकी तारीफ़ करती वो मोमिल को इतनी प्यारी लगी कि बेसाख्ता उसके गालों पर अपने लब रख गई। मम्मा की जान, आप मम्मा से भी ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। उसकी बात पर मिनाहिल अपने खरगोश वाले दांत दिखाकर हंसने लगी। मिनाहिल भारी गंभीर आवाज़ के कानों से टकराई तो वो तेज़ी से अपनी भीगी आंखें साफ कर ली। यस पापा। मिनाहिल का जवाब सुनते हुए मजबूत कदम उठाता कमरे में दाखिल हुआ, बिल्कुल उसके सामने खड़ा हुआ। दादू जान बुला रही हैं आपको, जाओ शाबाश दादू की बात सुनो जाकर। वो नरमी से उसके बाल सुलाता हुआ बोला, ओके पापा। वो बासिम को जवाब देकर मोमिल की तरफ पलटी और उसका हाथ चूमकर तेज़ी से भाग। उसकी मौजूदगी और गहरी नज़रें खुद पर महसूस करके मोमिल के सीने में साकित पड़ा दिल फिर से शोर मचाने लगा। कैसी हो? उसके सवाल पर मोमिल ने आंखें उठाकर उसकी आंखों में देखा तो उसकी आंखें बासिम आफरीदी की आंखों से जा टकराईं। बहुत खुश, होठों को मुस्कुराहट में ढालकर एक अदा से बोली थी। हाँ, वो तो नज़र आ रहा है, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं। उसकी तंजिया बात पर फिर से उसकी जानिब देखने लगी, जो मुस्कुराकर उसकी जानिब ही देख रहा था। खैर, बर्बादी मुबारक। उप्स, मेरा कहने का मतलब शादी मुबारक। वो उसके कान के नज़दीक झुकता उसके एक समात में जहर उंडेलने लगा। उसकी बात पर मोमिल का रंग फूक हो गया। इससे पहले वो कोई जवाब दे पाती फरीहा आफरीदी कमरे में दाखिल हुई। बासिम बेटा, बारात आ गई है, जल्दी आ जाओ आप। अब अरसम अकेला तो मेहमानों को अटेंड नहीं कर सकता। उनकी बात पर वो सर हिला गया। जी छोटी अम्मी, मैं देखता हूँ, मुस्कुराकर कहता कमरे से बाहर निकल गया, जबकि मोमिल आफरीदी का दिल एक दफ़ा फिर तारीकी में डूब गया। वो परेशान सी शीशे के आगे बैठी थी। दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ पर उसने पलट कर जल्दी से दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ वो अंदर दाखिल हो रहा था। ब्लैक टक्सीडो पहने, बाल जेल से सेट किए, दाएं हाथ में रोलेक्स की घड़ी बांध रहा था। वो उसे बहुत प्यारा लगा। हस्बैंड, उसकी मीठी पुकार अरसम के कानों में पड़ी तो जानकर अनजान बन गया। सुने? उसकी रूहानी आवाज़ पर मज़ीद बेपरवाही का ड्रामा ना कर सका। जी सुनाए। ये देखें, आप ही ने मुझे क्या बना दिया। मैं अजीब लग रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी गर्दन भी अकड़ गई है और मुझ पर किसी ने बहुत ज़्यादा वज़न टाल दिया है। उसकी रूहानी और झुंझलाई आवाज़ पर उसने बेसाख्ता नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा और कुछ और देखने के काबिल ना रहा। वो बला की हसीन थी। उसको हददर्जा मासूमियत और कम उम्री से मज़ीद दिलकश बनाती थी। वो सादगी में भी अरशम आफरीदी को घंटों खुद को थकने पर मजबूर कर दिया करती थी। अब यूं कील कांटों से लैस होकर अरशम आफरीदी के दिल पर क़यामत ढा रही थी। हल्के गुलाबी रंग के घेरेदार शरारे और भारी काम वाली लंबी कुर्ती पर उसी रंग के जालीदार दुपट्टा बहुत नफासत से सर पर टिकाया गया था। सुनहरे बालों को ब्लो ड्राई करके दाएं कंधे पर आगे रखा था। भारी नगीने जुड़ा डायमंड नेकलेस किसी अजहा की तरह उसकी गर्दन से लिपटा हुआ था, जबकि वो उससे मैच करते झुमके कानों की जीनत बनाए हुए थे। गोरे चिट्टे हाथों पर हिना अजीब बाहर दिखा रही थी। वो शरारा हाथों से थामकर अपनी जगह से उठी तो हाथों में बड़ी चूड़ियां बज उठी, जिनका मदर साज अरसम आफरीदी की समात में रस घोल गया। उसके सरापर से नजरें सिरकती उसके चांद से चेहरे पर गई तो अरसम आफरीदी का दिल डोलने लगा। सुनहरी आंखों को गुलाबी और सुनहरी रंग से सजाया गया था। खमदार पलकें मस्कारे से बोझल थी उसके, जबकि गुलाबी गालों को मजीद गुलाबी कर दिया गया था। तीखी नाक हर किस्म के जेवर से पाक थी। नजरें सिरकती हुई मजीद कुछ नीचे गईं तो तेज गुलाबी रंग से सजे मुसलसल हिलते नाजुक होंठ अरसम आफरीदी के गले में कांटे उगा गए। उसरता पैर शौला बनी अरसम आफरीदी के जज्बात दहका रही थी। हस्बैंड, मैं कब से कुछ कह रही हूँ आपको, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? उसके यूँ अचानक म्यूट हो जाने और अपनी बातों का जवाब ना पाते 2 कदम आगे बढ़कर उसका बाजू हिलाने लगी। हाँ हाँ, क्या कह रही थी आप? वो होश में आता खुश पड़ते लबों पर जुबान फैल गया।
हाँ, सदमे से अर्शम का मुंह खुल गया। मैं कब से बोले जा रही हूँ और आप घंटे बाद पूछ रहे हैं कि मैं क्या कह रही थी। उसके बाद पर अर्शम शर्मिंदा होकर उसके सदमे से चूर चेहरे की तरफ देखने लगा। सॉरी मेरी जान, मैं कुछ और सोच रहा था। अब बताइए आप क्या कह रही थी। मैं हमातुन गोश हूँ। वो सीने पर हाथ रखकर आजी से उसकी तरफ थोड़ा झुकता हुआ बोला, हमातुन गोश? पर आप तो अर्शम है ना। उसके बाद पर नासमझी से उसकी तरफ देखने लगा। आपने अभी कहा खुद को कि मैं हमातुन गोश हूँ, जबकि आपका नाम तो अर्शम है। वो समझदारी से उसे बताने लगी, जबकि अपनी बीवी की समझदारी पर अर्शम आफरीदी अश अश कर उठा। वाह भाई, आप तो बहुत ज़हीन है सोफ्टी। उसके तंज को तारीफ समझती हुई खुशी से सर हाँ में हिलाने लगी, जबकि अर्शम से मुस्कुराहट छुपाना मुश्किल हो गया। आप मेरे लिए अल्लाह की तरफ से खूबसूरत इनाम है, जिसका शुक्र मैं ज़िंदगी भर अदा नहीं कर सकता। वो बेसाख्ता झुककर उसके माथे पर मोहब्बत और अकीदत के फूल खिला गया। अब चलें, बाहर सब हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। उसका नाजुक हाथ अपने मजबूत हाथ में थामकर मुस्तफिर हुआ। पर ये सब बहुत भारी है, मैं गिर जाऊंगी। अपने लिबास की तरफ इशारा करती बोली। मैं हूं ना। अर्शम आफरीदी अरमिश आफरीदी को ज़िंदगी के किसी मोड़ पर गिरने नहीं देगा। अगर कभी किसी मोड़ पर अरमिश आफरीदी लड़खड़ाई तो अर्शम आफरीदी फ़ौरन से थामकर खुद से नज़दीक तर कर लेगा। वो दूसरे हाथ से उसका गाल नरमी से सहलाकर उसकी आंखों में देखता उसे हसीन जज्बे में जकड़ रहा था। मुस्कुराती हुई सर अस्पात में हिला के तो एहतियात से उसे साथ लिए बाहर की तरफ बढ़ गया। राजा सहन में तख्त पर लेटा किचन की खिड़की से नजर आती अपनी रानी को देख रहा था, जो आटा गूंदने की नाकाम सी कोशिश कर रही थी। 2 दिन राजा ने उसे आटा गूंदना सिखाया था। उसकी जिद पर आज राजा को ज़बरदस्ती किचन से बाहर भेजकर वो आटे के साथ जोर आजमाई करने में मगन थी। कच्चे पीले रंग का हल्के से काम वाला जोड़ा पहने, जामनी दुपट्टा कमर के गिर्द कसे, बहुत ध्यान से आटा गूंदने में लगी हुई थी। चूटी में बंधे बालों की कोई आवारा लट उसके आरिस को छूती थी और वो आटे से लगी उंगलियों से उसे पीछे कर देती, जिसकी वजह से उसके बालों और गालों पर भी आटा लग चुका था। पर परवाह किसे थी। मेरी रानी राजा की पुकार पर चौंक कर खिड़की से बाहर देखने लगी, फिर उसका इशारा समझती हाथ आटे से बाहर निकाल कर बाहर आ गई। जी, वो जवाब देती उसके बिल्कुल नज़दीक खा खड़ी हुई। बहुत प्यास लगी है यार, पानी पिला दे। वो अपनी लब्बों पे ज़ुबान फेरता बोला तो वो उस बात में से हिलाती वापस किचन की तरफ चल दी। उसे देखता हुआ मुस्कुराकर आंखें बंद कर गया। राजा ये ले पानी। उसके मुंह से अपना नाम सुनते राजा का दिल फिर से बेईमान होने लगा, पर वो खुद पर काबू पा गया। आंखें खोलकर उसकी तरफ देखते राजा को सदमा ही लग गया था, जहाँ वो आटे से लिथड़े हाथों से गिलास पकड़े खड़ी थी। उसकी नज़रों का मरकज़ अपने हाथों का देख नूरिया शर्म और खिफ़्त से ज़ुबान दांतों तले दबा गई। सॉरी कहने के साथ वो तेज़ी से किचन की तरफ वापस मुड़ गई। 2 मिनट बाद वापस आई तो धुले हुए साफ हाथों में ट्रे थाम रखी थी, जिसमें बड़ा शीशे का गिलास पानी से लबरेज था। राजा गिलास थाम कर 2 घूंट पानी पीकर गिलास ट्रे में वापस रख कर लेट गया। वो मुड़कर किचन में जाने लगी तो उसकी कलाई अपने हाथों में जकड़ गया। उसकी सख्त हाथों का लम्स अपनी कलाई पर महसूस करती वो धक से रह गई। उसका लम्स हर बार उसके नाजुक वजूद में फिरेरियाँ दौड़ा देता था। वो धीरे से पलटी और ज़रा सी नज़रें उठाकर राजा की तरफ देखा तो वो जान लुटाती नज़रों से उसे तकने में मसरूफ़ था। वो उसकी रूह में उतरती नज़रों को की तपिश से लरसती पलकें झुका गई। मुझे आटा गूंदना है। वो उसकी गिरफ्त से अपनी कलाई छुड़ाए बगैर बोली। गूंद लेना, पर पहले शोहर की तरफ तो ध्यान कर लो। शोहर बीमार पड़ा है, तुम्हें कामों से फुर्सत ही नहीं। उसकी बात सुनती और लहजे में नजर आती खुफकी को देखकर नूरिया सारी शर्मो हया बालाए ताक रखे तेजी से उसके नज़दीक तर आ गई। दूसरे हाथ में मौजूद ट्रे ज़मीन पर रखकर वो हाथ राजा के माथे पर रखे उसका बुखार चेक करने लगी। बुखार तो नहीं लग रहा, पर क्या महसूस कर रहे हैं आप? कहाँ दर्द हो रहा है? उसके खुद के परेशानी देख राजा की आंखें चमक उठी। मैंने कब कहा बुखार है? मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। वो कहकर एक हाथ से अपनी पेशानी मसलने लगा। ऐसा करती हूँ, पैनाडोल दे देती हूँ आपको, उससे सर दर्द का आराम आ जाएगा। उसकी परेशानी से कहने पर वो नफ़ी में सही हिला गया। नहीं, मुझे कोई दवाई नहीं खानी, बस मेरा सर दबा दो, मैं ठीक हो जाऊँगा। उसका ठंडा हाथ अपनी पेशानी पर रख गया तो उसकी बात पर अमल करने के लिए उसके सराहने बैठ गई। उसकी पेशानी पर जमे हाथ को हरकत देती उसका सर दबाने लगी। थोड़ी देर गुजरने के बाद अब हल्का हल्का कराहने लगा था। वो अपना सर उसकी गोद में रख गया। वो शर्म क्या महसूस करती, उल्टा उसकी हालत पर हवास फाख्ता हो गई। राजा, ज़्यादा दर्द है क्या? उठे, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। उसके कराहने पर झुककर धीरे से उसकी पेशानी पर लब रख कर बोली। उसके लम्स की मसीहाई वो रूह तक उतरती महसूस करता, रुख मोड़कर अपना चेहरा उसके पहलू में छुपाता उसके गिर्द बाजू लपेट गया। उसकी सरगत पर नूरिया के बदन में फिरेरी सी दौड़ गई। उसकी सांसें सीने में अटकने लगी, पर राजा की हालत को जहन में रखती वो जब्त करती बैठी उसका सर दबाती रही।
ठंडे हाथों का लम्स बहुत सुकून बख्शा जिसे महसूस करता वो नींद में जाने लगा। उसकी भारी होती सांसों को महसूस करते वो फिर से झुककर उसकी पेशानी पर लब रख गई और मुस्कुराती उसका बाजू खोलकर उठने लगी ताकि खाना बना सके। अभी वो तख्त से नीचे पैर धरती इससे पहले ही इसकी गैर मौजूदगी महसूस करके आंखें खोलता उसे अपनी तरफ खींच गया और उसे सही से तख्त पर लेटाते खुद उसके सीने पर सर रखता दोनों बाजू उसके कमर के गिर सख्ती से बांधकर आंखें बंद कर गया, जबकि वो इस अचानक अफ्ताब पर दिल की बढ़ती हुई धड़कनें शुमार करती रह गई। मुझे इस वक्त सुकून चाहिए जो सिर्फ तुम्हारी गुर्बत में है, वो बोझल आवाज़ में कहता उसके खूबसूरत उभार पर लब रख गया। उसके एक हाथ थाम कर अपने बालों पर रख गया। उसका भीगा लम्स और गर्म सांसें अपनी गर्दन पर पड़ती महसूस करती वो सुर्ख रंगत लिए कपकपाता हाथ उसके घने और लंबे बालों में चलाने लगी जिस वक्त पौनी की कैद से आज़ाद थे। वो नींद की वादी में गुम हुआ तो वो भी कुछ पुरसुकून होती आंखें बंद कर गई। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर एकदम राजा की आंख खुली। उसकी नज़रें सीधा नूरिया के हसीन चेहरे पर जा टकराई जो नीम व लबों के साथ नींद के मज़े लूट रही थी। वो अब तक उसके सीने पर सर रखे लेटा हुआ था। राजा ने अपना सर धीरे से उठाया तो नूरिया नींद में ही धीरे से कसमसाई। उठ जा मेरी जान, भूख नहीं लग रही क्या? उठो शाबाश। उसके गाल पर बिखरे बाल पीछे करता नरमी से पिचकारने लगा। वो धीरे से मुस्कुराती उठ बैठी। क्या टाइम हुआ है? बाल समेटती झिझक कर पूछने लगी कि वो उसके बिल्कुल साथ जुड़कर बैठा था। रात के 9 बज रहे हैं। उसके बताने पर नूरिया की आंखें खुल गई। उफ, इतना वक्त हो गया और पता ही नहीं चला। मुझे तो खाना बनाना था। आपका सर का दर्द कैसा है? उसको यूं बौखलाया देखकर उसका हाथ थाम गया। बस मेरी रानी, क्या हो गया है? मेरे सर दर्द तो तुम्हारी गुर्बत पाते ही फरार हो गया। उसकी बोझल सरगोशी पर सुर्ख पड़ती पलकें झुका गई। और रही बात खाने की तो वो मैं बाहर से ले आता हूँ। कहने के साथ ही खुद तख्त से उठता उसकी तरफ हाथ बढ़ा गया। वो शर्माते हुए अपना नाजुक हाथ उसके मजबूत मर्दाना हाथ में थमा गई। उसे साथ लिए कमरे में आया। हाथ मुंह धोकर बर्तन लगाओ, मैं बस यूं गया और यूं आया। अपने हाथ में दबे उसके हाथ की पुष्ट पर बोसा देता कमरे से बाहर निकल गया। वो भी मुस्कुराती हुई अंगड़ाई लेती बाथरूम की तरफ बढ़ गई। खाना खाने के बाद बर्तन किचन में रखने लगी तो वो भी उसके टोकने के बावजूद उसकी मदद करने लगा। फारिग होकर बाहर निकलने लगी तो उसकी कलाई थाम गया। वो धड़कते दिल और गुलाबी पड़ती रंगत के साथ धीरे से पलकों की झालर उठाकर उसके चेहरे की तरफ देखने लगी, जिनकी मायने खैसी और आंखों से झलकते जज्बात कुछ और ही कहानी सुना रहे थे, जिनसे वो आंखें चुराने लगी। मेरी रानी, उसकी जज्बात से बोझल आवाज़ ने नूरिया की हमदार पलकों को लरसने पर मजबूर कर दिया। जी, कांपते हाथ से बालों की आवारा लट को कानों के पीछे उड़सने लगी जो उसके गालों को छेड़ती छेड़खानी कर रही थी। मेरी एक फरमाइश मानेगी? उसकी कलाई पर अपनी उंगलियां फेरता वो उसे मुसलसल कांपने पर मजबूर कर रहा था। बोल। उसकी चुप देखकर दूसरे हाथ की छाती की उंगली उसकी थोड़ी के नीचे रखकर उसका चेहरा ऊंचा करता उसकी लरसे झुकी पलकों पर फूंक मार गया। जी मानूंगी। उसके कतराने शर्माने पर वज़ीर-ए-आला मुस्कुराया। मैं चाहता हूँ कि आज रात हमारी तकमील की रात ठहरे, रूहों के मिलाप की रात ठहरे। तुम बन संवर कर मेरे जज्बात में तगयानी पैदा करो और फिर अपने कुर्ब की ठंडक से मेरे भड़कते हुए दिल पर फवार बरसा दो। करोगी मेरी फरमाइश पूरी? उसके बोझल और शरीर अल्फाज नूरिया के जिस्म में चूटियां दौड़ाने लगे। जुबान गंग थी। उसका हाथ का दबाव महसूस करते वो इकरार में सर हिलाती उसके सीने में मुँह छिपा गए। उसके इकरार ने राजा के वजूद में सरशारी भर दी। तो फिर जाओ, अलमारी में एक काले रंग का बैग धरा है, वो देख लो और अपना पोट सजा दो। वो उसे कहता धीरे से इसे अपने हिसार से आज़ाद करता छत की तरफ बढ़ गया, जबकि वो लबों पर शर्मीली मुस्कान सजाए छत को जाती सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। घंटा गुजर जाने के बाद उसने कमरे में पैर रखा तो कमरे का माहौल देखता ठिठक कर दहलीज पर ही रुक गया। होश थोड़े बहाल होने पर उसने उसकी पुष्ट पर मौजूद दरवाज़ा धीरे से लॉक किया और कदम बढ़ाता बैत की तरफ बढ़ने लगा, जहाँ वो सुर्ख लिबास में खुद भी लाल पड़ रही थी। लाल लिबास पहने, लबों पर सुर्खी बिखेरे, कातिल आंखों में काजल की धार डालकर उन्हें मजीद कातिल बनाए, काली जुल्फों को दरमियान से मांग निकालकर कुला चढ़े और कानों में सुनहरी आवीज़ें पहने वो राजा का तन मन दहका गई। उसका होशरुबा हुस्न और तौबा शिकन सरापा उसके असाब पर बहुत शिद्दत से असरअंदाज हो रहा था। नाइट बल्ब की हल्की सी रोशनी भी उसका जाहिद शिकन सरापा दमक रहा था। वो उस पर भरपूर नज़र डालकर ड्रेसिंग टेबल की तरफ कदम बढ़ा गया। शीशे के सामने खड़े होकर उसने अपनी कलाई पर पहनी मर्दाना ब्रेसलेट्स, उंगलियों में पहनी अंगूठियाँ और गले में पहनी चेन्स उतार कर ड्रेसिंग टेबल पर रख दी। इस सब से फारिग होने के बाद उसने बालों में बंधी पोनी उतार कर बाकी चीज़ों के साथ फेंकी और अपने कदम बेड की तरफ बढ़ा गया। वल्लाह,
तुम्हारा ये दिलकश तरीन रूप कहीं राजा की जान ही ना ले ले, ऊपर से तुम्हारा यूँ शर्माना, उफ, तुम्हारी हर अदा कातलाना है। वो उसके नज़दीक तर बैठता अपने अल्फाज के लम्ब से उसे झिपने पर मजबूर कर गया। धीरे से उसके नज़दीक दराज होकर उसकी सुर्ख पड़ते चेहरे पर नजर जमा गया। इजाज़त है? उसकी मायने खींची सरगोशी पर शर्म से दूरी होती बलाकर अस्पात में से हिला गई। शुक्रिया। राजा के ने उसके हाथ को थामा और उसकी पुश्त पर अपने होंठ रखे। लाइट बुझा दूं? वो उससे पूछने लगा तो नूरिया का चेहरा मजीद सुर्ख हुआ। खिड़की बंद कर दें, सर्दी है। वो नजरें चुराती बोली। इसी लम्हे रूम में एकदम अंधेरा महसूस करके उस रायमगी से कमरे में देखने लगी। मुझ पर यकीन रखो मेरी जान, उसका गाल सहलाकर बोला तो नूरिया अपना हलक तर्क करती अस्पात में से हिला गई। इजाज़त है? वो उसके कान पर झुका इजाज़त तलब कर रहा था। वहीसा से बहुत हिम्मत मजमा करके सर इकरार में हिलाती उसकी गर्दन में चेहरा छुपाकर उसके चौड़े सीने में सिमट गई। उसकी घनी मूंछों तले लबों पर मुस्कुराहट आ गई। उसे तकिए पर मुंतकिल करता उस पर साया बन गया। उसकी पेशानी पर झुका और वहाँ अपनी मोहब्बत की मुहर जब्त की। उसके मजबूत बाहों का तहफ़्फ़ुज़ महसूस करती हुई झिमती हुई उसकी बाहों में झुक गई। रात कतरा कतरा पिघल रही थी, जिसके साथ नूरिया और राजा की कुर्बत और मजबूत हिसार में मोम बनकर पिघलने लगी। चांद भी शर्माकर बादलों की ओट में जा छुपा और सर्द तारीख रात दोनों पर मेहरबान हो गई। बारात आ चुकी थी। कुछ देर बाद ईशा आफरीदी और फरीहा आफरीदी ब्राइडल रूम में दाखिल हुई। चलो मोमिल बेटा, निकाह का वक्त हो गया है। आफरीहा आफरीदी के कहने पर दिल पर पत्थर रखकर वो उठ खड़ी हुई और उन दोनों के साथ स्टेज की तरफ बढ़ गई, जहाँ स्टेज के दरमियान में फूलों का पर्दा बनाकर दूल्हा और दुल्हन की अलग अलग जगह मुख्तस की गई थी। बासिम की नज़र जब सामने से आते घूंघट ओढ़े मोमिल पड़ी तो अपना रुख मोड़ गया। मामा, मिनाहिल दौड़ती हुई उसकी तरफ आई, उसकी टांग से चिमट गई। वो अपनी माँ और बड़ी माँ के साथ चलती हुई अपने लिए मुख्तस की जगह पर बैठ गई। दिल की तकलीफ हद से सवा थी। निकाह शुरू करें मौलवी साहब। अपने बाप की आवाज़ में ये कलमात सुनते हुए अपने दिल को और मजबूत करने लगी और पास बैठी मिनाहिल का हाथ सख्ती से अपने हाथों में थाम गई। आज उसकी एक तरफा मोहब्बत का आखिरी दिन था। कौन जानता था कि मोमिल आफरीदी ने बासिम आफरीदी का हिजर किस अजाब में काटा था, उसे किस तरफ रब के सामने गिड़गिड़ा कर मांगा था। उसने सुना था कि सच्चे दिल से मांगी गई हर दुआ कबूलियत का दर्जा रखती है, पर उसकी दुआ को न जाने क्यों पर पूरी ना हुई। शायद उसे मांगने का सही तरीका नहीं आया था। उसने ये पढ़ा था कि अल्लाह इंसानों की आंख में ठहरे आंसू के एक कतरे गिरने से पहले ही उसकी दुआ कबूल कर लेता है। पर उसने तो बासिम आफरीदी के हिजर में सारी सारी रात रोकर भी अल्लाह से उसके रुजू की दुआएं मांगी थी। फिर क्यों ना उन्हें कबूलियत मिली। ये सब सोचते मोमिल आफरीदी का दिल तकलीफ से तड़प रहा था, पर वो पगली ये भूल गई थी कि अल्लाह के घर में देर है पर अंधेर नहीं। कभी वो लेकर आजमाता है तो कभी देकर। रुकिए मौलवी साहब, इतनी जल्दी किस बात की है? निस्वानी आवाज़ पर हाल में एकदम खामोशी छा गई। तकरीब में मुझे जहाँ हर शख्स तजस्सुस लिए आने वाली लड़की को देख रहा था, वहीं इस लड़की की आमद आफरीदी विला वालों को नागवार गुजरी। इससे पहले कोई कुछ बोलता वो खुद ही बोल उठी। दुल्हन के वालिद साहब सामने आए। उनके आगे बढ़ने पर वो खुद भी 2 कदम आगे बढ़ी। अंकल, मैं फरहान की यूनिवर्सिटी की दोस्त हूँ, इससे प्यार करती थी। उसने कहा ये भी मुझसे मोहब्बत करता है। हम दोनों ने शादी का प्लान बनाया तो एक दिन फरहान ने मुझे अकेले मिलने बुलाया। उसकी मोहब्बत में अंधी होकर मैं माँ बाप की इज्जत की परवाह किए बगैर उससे मिलने चली गई। उसने रिलेशन बनाने के लिए मुझे फोर्स किया और जब मैं ना मानी तो ज़बरदस्ती करने लगा। मैं बहुत मुश्किल से अपनी इज्जत बचाकर वहाँ से भागी। हम लड़के जब माँ बाप की ज़िंदगी भर की मोहब्बत भूलकर चंद दिन के आए लड़के को तरजीह देकर माँ बाप की इज्जत रोलती हैं तो हमारे पल्ले भी कुछ नहीं बचता। न जाने किस तरह सोच लेते हैं कि जो आसाइशात हमें देने में हमारे वालिदैन हमें ज़िंदगी के 20-25 साल लगे, वो एक गैर आदमी एक दिन में हमें कैसे दे देगा। और जो औलाद माँ बाप की इज्जत रोलती हैं उसके पल्ले भी कुछ नहीं बचता, ना इज्जत, ना मान, ना वक़ार, ना ही सुकून। ये सब मैं भुगत चुकी हूँ। वो कहती चेहरा हाथों में छुपाकर रो दी तो अरसल आफरीदी ने उसके सर पर हाथ रखकर हौसला दिया। मुझे हमारे एक कॉमन फ्रेंड से पता चला कि फरहान की एक लड़की से शादी तय हो गई है और उसके साथ वो मुखलिस नहीं। वो उससे मिलने के लिए भी गलत मकसद के कहीं लेकर गया, पर उस लड़की की जल्दी में कहीं जाना पड़ा उसे, और वो उसके कहने पर भी ना रुकी। बहुत मुश्किल से पता करके यहाँ तक पहुँची हूँ। उसकी बात मुकम्मल होते ही बासिम तैश से फरहान की तरफ लौका, उस पर पल पड़ा, उसे लातों और मुक्कों से बेहाल कर दिया। उसे देखता अरसम भी उस पर पल पड़ा। अरसल आफरीदी पहले ही पुलिस को कॉल कर चुके थे। पुलिस के आते ही अरसल आफरीदी ने बहुत मुश्किल से उन्हें लग गया। छोड़ें पापा, इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं आज। इसने मोमिल के मुतालिक ऐसा सोचा भी कैसे? बासिम आफरीदी का उसका वो हाल करेगा कि गली के कुत्ते भी इसकी हालत से खौफजदा होंगे। वो भपरा हुआ शेर बना हुआ था। फरहान को पुलिस ले गई तो बाराती भी वापस आने लगे। माहौल थोड़ा शांत हुआ तो अरसल आफरीदी ने वेट्रेस को खाना लगाने को कहा।
लोग सब कुछ भूलते खाने में मगन हो गए और बेयकीन सी बैठी थी। इतने कम वक्त में क्या से क्या हो गया। चंद पल उसकी जिंदगी का रुख पलट चुके थे। बासिम आफरीदी कोट से नादिदा सिलवटें झाड़कर मरकजी कुर्सी पर जा बैठा। चले मौलवी साहब, निकाह शुरू करें। उसकी भारी आवाज़ से आफरीदी मिला के तमाम अफराद पर सख्ता तारी कर दिया। बासिम होश में हो, वो उसे ऐसे देखने लगे जैसे उसकी दिमागी हालत पर शुबा हो। मैं बिल्कुल होश में हूँ पापा, आप बैठे और अपने बेटे का निकाह एंजॉय करें। मैं आपको साफ और वाज़ेह अल्फाज में बताता हूँ कि बासिम आफरीदी अभी इसी वक्त मोमल आफरीदी से निकाह का ख्वाहा है। अगर किसी को कोई एतराज़ है तो मेरे सामने आए। उसके मजबूत लहजे पर सब खामोश हो गए। उठकर चलता अरशम आफरीदी और फरीहा आफरीदी के सामने सर झुकाए खड़ा हुआ। चाचू और छोटी अम्मी, क्या आप दोनों बखुशी मुझे अपनी फर्जंदी में कबूल करने को तैयार हैं? उसके यूं मान देकर पूछने पर फरीहा आफरीदी खुशी से नम आंखें लिए उसके सर पर हाथ रख गईं। उनकी बरसों की ख्वाहिश बर आ रही थी और अरसल आफरीदी से अपने सीने से लगाकर उसका कंधा थपथपा गया। उसे अपना जवाब मिल चुका था। आफरीदी विला के हर फर्द बेपनाह खुश और रजामंद था इस फैसले पर जिसकी मर्जी मतलूब से उससे किसी ने उसकी राय तक ना ली। पर मुझे कबूल नहीं। इस आवाज़ पर सबने बेसाख्ता उसकी तरफ देखा जो अपना लहंगा दोनों हाथों की चुटकियों में थामे अपनी जगह से खड़ी हो चुकी थी। मैं इस रिश्ते पर 1% भी रजामंद नहीं और ना ही ऐसा कोई रिश्ता मुझे कबूल है। वो बुलंद आवाज़ और ठहरे हुए लहजे में अपना फैसला सुनाती किसी रियासत की शहजादी की तरह ही मालूम हो रही थी। आफरीदी विला का हर फर्द ही सख्ते में था जबकि वो अपना फैसला सुनाकर वापसी के लिए मुड़ गई। मैं इस रिश्ते पर अभी उसने एक कदम ही बढ़ाया था कि बासिम आफरीदी लंबे लंबे डग भरता उसके सर पर पहुंचा, उसे कोहनी से पकड़कर झटका देकर घुमा गया। अचानक उस फुर्ती पर भरे कारनामे पर संभलना सीखकर उसके सीने से टकराई। उसकी पेशानी उसके मजबूत सीने से टकराई तो मोबाइल के मुँह से सिसकी निकली। दोनों आंखें सख्ती से इमचिए सुर्ख बाहम बेबस किए दोनों मुट्ठियों में बासिम आफरीदी का कोट दबोचे उसके साल में खड़ी थी। चलो मेरे साथ। उसके दोनों हाथ तो उसे कोट छुड़ाकर उसे बाजू से थामकर अपने साथ घसीटने लगा। छोड़े मुझे, कहीं नहीं जाना आपके साथ। आपको समझ नहीं आ रही, छोड़े मुझे। उसकी गिरफ्त से अपना बाजू छुड़ाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। बस बासिम आफरीदी के हिसार से निकलना आसान तो ना था। मुझे तुमसे सिर्फ एक बात करनी है और हर हाल में करनी है, उसके बाद तुम्हें छोड़ दूंगा। उसकी बात पर लब भीज गई, आखिरी अल्फाज नामालूम अज़ियत से दो चार करके। बासिम आफरीदी, तुम मेरे थे ही कब जो अब मुझे छोड़ दोगे? वो दुख से सोच कर रह गई। आफरीदी भी लगे किसी फर्द ने उन्हें रोकने की कोशिश ना की क्योंकि जानते थे बासिम आफरीदी सब ठीक कर देगा। उसे लिए ड्रेसिंग रूम में और अपने पीछे दरवाज़ा बंद करते उसका बाजू अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया। जो भी बात करनी है जल्दी करें, मुझे वापस जाना है। वो चेहरा मोड़कर संजीदगी से बोली, जल्दी चली जाना, ज़रूर चली जाना। तुम्हें उम्र भर सामने बिठाकर तकते रहने का इरादा मेरा भी नहीं। उसकी बात पर मोमिल आफरीदी के सीने में मौजूद गोश्त के लोथड़े पर पूरी तरह चुभी थी। मुझे ऐसा कोई घटिया शौक लाहक भी नहीं। वो दिल पर काबू पाते उसके सामने हनकार भर गई। देखो लड़की, घुमा फिरा कर बात करने का आदी नहीं हूँ मैं। जो भी बात करता हूँ सीना ठोकर करता हूँ। अब ये बात है कि ज़िंदगी गुजारने के लिए मुझे एक अदद बीवी और मेरी बेटी को एक अदद माँ की ज़रूरत है। किसी ना किसी को ये जिम्मेदारी देनी है तो सोचा तुम क्यों नहीं। मेरे ख्याल में तुम ये जिम्मेदारी ऐसे तरीके से निभा लोगी। क्या ख्याल है? पेंट की जेबों में दोनों हाथ फंसाए बेफिक्र मगर सख्त लहजे में कहता, उसको दिन के तारे दिखा गया। समझ क्या रखा है आपने मुझे? हाँ, जब चाह तस्लील कर दी धुतकार दी और जब चाह अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया। चाहते क्या हैं आखिर आप? उसकी बात पर वो चिटा खुद थी। मैं जो चाहता हूँ तुम्हें बता चुका हूँ, तुम पर कोई ज़बरदस्ती नहीं। मैंने कहा ना कि मुझे एक बीवी और बेटी को एक माँ की ज़रूरत है। अब जाहिर सी बात है तुम इनकार करोगे तो मैं रुक तो नहीं जाऊँगा। दुनिया में बहुत सी ऐसी लड़कियां जो हंसते हंसते बासिम आफरीदी पर जान दे सकती हैं। उनके लिए एफर्ट तो सोने में तोलने वाली है। बासिम आफरीदी के लिए उसकी बेटी को बहुत हंसी खुशी से कबूल भी करेंगी और संभाल भी लेंगी, समझी? उसकी बात पर मोमिल को तो सकता ही हो गया। आखिर क्या चीज़ था ये इंसान? मेरी बला से एक छोड़े 10 शादी करें, मेरे जूते को भी परवाह नहीं। उन्होंने से कहती सर झटके, अलबत्ता दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। क्या बासिम आफरीदी के पहलू में फिर किसी को बर्दाश्त कर पाएगी वो? पर उसके सामने बेमोल नहीं होना चाहती थी, दिल का राज कहकर। चलो ठीक है, मुझे लगता है दरिया बेस्ट रहेगी इस शादी के लिए। उस जैसी स्वीट और पोलाइट लड़की मुझे और मेरी बेटी को अच्छे से संभाल लेगी, आई बेट। उसकी बात पर मोमिल की आंखें फटी की फटी रह गई। कितना शातिर इंसान था। उसकी दोस्त को उसके मुकाबले लाना चाहता था। और एक बात मैं और क्लियर कर दूं, मेरी शादी के बाद तुम्हारा मीनाइल से कोई ताल्लुक नहीं होगा। मैं अपनी बीवी और बेटी को लेकर वापस चला जाऊंगा। नाउ चॉइस इज़ योर्स। ओप सॉरी, तुम तो अपना फैसला सुना चुकी हो। चलो रेस्ट करो तुम। मैं जाकर दरिया के पेरेंट्स को अप्रोच करता हूँ। वो मज़े से अपनी बात पूरी करता सीटी की धुन बजाता दरवाजे की तरफ बढ़ गया, जबकि मोमिल का सर चकराने लगा। दिल की धड़कन सुस्त पड़ गई। रुकें प्लीज़।
इससे पहले कि वो दरवाजे से बाहर कदम रखता, उसे आवाज़ देकर रोक गई। मिनाहिल उसकी जान थी, वो किस तरह से उससे दूर रह सकती थी। मोमिल की जान बसती थी उसने। वो तबस्सुम चेहरे पर सजाए रुख मोड़कर उसकी तरफ देखने लगा, जो नम आंखें और सुर्ख रंग लंगत लिए न जाने सबकी किस इंतहा पर थी। मैं मोमिल से दूर नहीं रह सकती, प्लीज़ मुझे, मैं मिनाहिल की माँ का हैदा संभालने के लिए तैयार हूँ। वो उसकी बातों पर 2 कदम चलकर आगे आया। और मेरी बीवी का क्या? उसके सवाल पर वो एक पल के लिए उसकी सर्द आंखों में देखती झुर्झुरी से लेकर नजरें फेर गई। आपसे निकाह के बाद ही मुझे मोमिल की मामा कहलाए जाने का कानूनी लाइसेंस मैसर आएगा। उसकी बात पर समझते सर हिला गया। चलो, बाकी सब इंतजार कर रहे होंगे। वो लहंगा थाम कर उठी, जबकि वो उस पर एक गहरी नज़र डालकर मोबाइल निकालता किसी को मैसेज करने लगा। साथ ही उसे पीछे आने का इशारा करता बाहर वालों की तरफ बढ़ गया। वो भी सुन होते दिमाग के साथ उसकी तकलीद में बाहर की तरफ बढ़ गई। सब घर वालों को खुशी के साथ हैरत भी हो रही थी मोमिल की आसानी से मान जाने पर। वो स्टेज पर बैठी तो उसे दरिया अपनी तरफ आती दिखाई दी। वो सारी सूरत हाल से वाकिफ अब मोमिल से के इकरार की वजह पूछ रही थी। मोमिल पूरी बातों से बताकर उसका जिक्र खूबसूरती से गोल कर गई। और फिर बलाखिर 4 साल का लंबा और अजियत भरा हिजर काटने के बाद मोमिल आफरीदी को बासिम आफरीदी का साथ मैसर आ चुका था। वो बासिम आफरीदी का नाम लिख दी गई थी। निकाह के बाद दोनों कपल स्टेज पर बैठे थे। बासिम आफरीदी के चेहरे पर किसी भी बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो रहा था, जबकि मोमिल के चेहरे पर आसूदगी नजर आ रही थी। वो पास बैठी मिनाहिल के चहकने पर आसूदगी से मुस्कुराती उसके सवालों के जवाब दे रही थी। दरिया अरसम के इशारे पर उसकी तरफ बढ़ी। उसने अब तक अरसम की बीवी को ना देखा था। वो दिल मजबूत करती उनकी तरफ बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वो दोनों को मुश्तरका सलाम करती अरसम से हाल दरियाफ्त करने लगी। अल्लाह का शुक्र, आप कैसी? जी ठीक, कहने के साथ ही उसने नज़र उठाकर वो सबसे अरमिश की तरफ देखा। उसे ये मानने में कोई आड़ महसूस ना हुई कि अरशम आफरीदी अरमिश आफरीदी जैसी लड़की ही डिजर्व करता है। मासूमियत तो उसके चेहरे से टपक रही थी। वो उसे छोटी सी मोम की गुड़िया लग रही थी। अरमिश आफरीदी, मेरी बीवी। अरशम उसे अरमिश की तरफ देखता पाकर तारुफ कराने लगा। बहुत प्यारी है माशाल्लाह। अल्लाह पाक आप दोनों को हमेशा हमेशा साथ खुश रखे, आमीन। बहुत मोहब्बत और खुलूस से कहती अरमिश का हाथ थामकर उसकी पुश्त पर अकीदत से लब रख गई। वो भला अरशम आफरीदी की मोहब्बत के लिए किस तरह अपने दिल में नफरत रख सकती थी? हाँ, उसने अरशम आफरीदी की आंखों में वही जज्बे दहकते हुए देखे थे जो उसकी अपनी आंखों के अक्स में देखा करती थी। उसने अरशम आफरीदी के चेहरे पर वही फूटती रोशनी देखी थी जो रोशनी उसके चेहरे पर फूटती थी। और अरशम आफरीदिया उसके ख्याल से रूबरू होती थी। अरशम दंग सा उसकी अकीदत देख कर रह गया। लम्हा पूरे होने से पहले उसके चेहरे से नज़र हटाकर अरमिश के चेहरे पर जमा गया। हाँ, ये हक सिर्फ और सिर्फ अरमिश का था। मजीद खुद पर जब्त ना पाते हुए दरिया उन्हें जल्दी से अलविदा कहती तेज़ी से स्टेज से उतर गई। उसकी आंखों की नमी और सुर्खी सोचते अरशम आफरीदी का दिल बोझल हो गया, पर अपनी मताए हयात जाने हयात पे नज़र पड़ते ही दिल सरशार हो गया। आपको कुछ चाहिए जान, इसी है ना आप? उसका सर पड़ता हाथ अपने दोनों हाथों में थाम कर धीरे से सहलाता फिक्रमंदी से पूछने लगा, जिस पर मुस्कुराती हुई इस बात में सर हिला गई। उफ, बहुत थक गई मैं। वो बेड पर गिरती आंखें मूंद गई। फंक्शन के आखिर पर जब बासिम ने रुखसती मांग ली तो मोमिल ने काफ़ी हंगामा खड़ा किया, पर किसी सूरत भी रुखसती के लिए रजामंद ना थी। वो सबके बहुत ज़्यादा समझाने और दबाव पर लब भेजती अपने सर उस फैसले पर झुका गई। इस सारे मैस में काफ़ी वक्त लग गया, इसलिए अरमिश काफ़ी थक चुकी थी। उसकी थकावट को देखते अरशम उसे कमरे में छोड़ गया और खुद उसे कुछ देर में वापस आने का कहकर कमरे से चला गया, क्योंकि उसके दोस्त आए हुए थे जिनके साथ वो कुछ देर गुजारने का ख्वाहिशमंद था। अरमिश ने कभी इतने भारी कपड़े और जेवर ना पहने थे, इसलिए काफ़ी बेचैन हो रही थी, पर सुस्ती की वजह से वहीं पड़ी रही। उसमें इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उठ के चेंजिंग रूम तक चली जाए और जाकर खुद को ही सारे बोझ से आज़ाद करा ले। दोस्तों से फारिग होते उसे काफ़ी वक्त लग गया। 2 घंटे बाद बमुश्किल वो जान छुड़ाकर कमरे में आया तो उसे गैर आरामदा हालत में बिस्तर पर आड़ी तिरछी लेटी हुई सोई हुई दिखी। वो अपना माथा मसलने लगा। भारी कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ा, उसे बाजू से पकड़कर नरमी से सीधा करके लिटाया। सॉफ्टी उठे, शाबाश, कपड़े वगैरह चेंज करके इजी हो जाएं, फिर सो जाइएगा। वो उसके पास बैठता होले से उसका गाल थपथपाने लगा। वो नींद में कसमसाई और उसकी मौजूदगी को महसूस करते धीरे से मुस्कुरा दी और उसका हाथ थामकर अपने गाल के नीचे रखकर उस पर अपना चेहरा टिका गई। वो उसकी मासूम सी अदा पर दिल पर काबू खोता उसके मासूम और दिलकश चेहरे पर झुका और उसकी पेशानी को अपने लम्स से मोतबर करने लगा। उसका लम्स महसूस करती हुए फिर से कसमसाई, उठ जाए मेरी शहजादी अब। वो फिर से उसका गाल थपथपाने लगा तो अब की बार वो धीरे से आंखें खोल गई। मुझे नींद आ रही है हस्बैंड, मैं सोना चाहती हूँ।
वो मुँह बजोड़ कर फिर से आंखें बंद करने लगी। सो जाइएगा, पहले फ्रेश हो जाएं, उठें शाबाश। कहने के साथ ही उठकर उसे बाजू से पकड़कर अपने साथ खड़ा कर गया और उसे अपना साथ लिए ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ा। उसे चेयर पर बिठाने के बाद एक एक करके उसका जेवर नरमी से उतारने लगा। जेवर उतारने के बाद उसने उसके बालों में लगी पिंस को धीरे से अलग करना शुरू कर दिया। उसके सुनहरी बाल कंधों पर बिखर कर मुस्कुराती नज़र उसके चेहरे पर डालता अलमारी की तरफ बढ़ गया। उससे अलमारी से उसका नाइट ड्रेस निकाल कर बाथरूम में हैंगर गया और शूज स्टैंड से उसके स्लीपर्स पकड़े और फिर उसकी तरफ बढ़ा। उसके करीब पहुंचकर उसके दोनों पाँव बारी बारी अपने घुटने पर रखते उसके गुलाबी खूबसूरत पैरों में पहने की सैंडल्स उतारने लगा। सैंडल उतार कर उसने अरमिश के पाँव में स्लीपर पहना दिया और उसका हाथ थाम कर खड़ा किया। शुरू पर अरमिश को उसकी हरकत अच्छी नहीं लगती थी कि उसके पैरों का हाथ लगाए, पर अर्शम को कहना था मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होता है और एक दूसरे के कामों में शर्म कैसी। उसकी बीवी है, उसके पैरों का हाथ लगाने से उसका दर्जा छोटा नहीं हो जाएगा। अब तो अरमिश को जैसे आदत हो गई थी सबकी। फ्रेश होकर वो बाहर आई तो तब तक वो भी ड्रेसिंग रूम में कपड़े बदल कर बाहर आ चुका था। अब वो बेड पर बैठा मोबाइल में मसरूफ था। वो हल्का सा मुस्कुराती बेड की तरफ आकर बैठ गई। अर्शम मोबाइल साइड टेबल पर रखता पूरी तरफ उसकी तरफ मतवजा हुआ। क्या हुआ, मेरी सॉफ्टी उदास क्यों है? उसकी आंखों में झलकती गहरी उदासी देखकर तशवीश से इस्तफसार करने लगा। नहीं तो उदास तो नहीं हूँ, देखियो खुश हूँ, वो हड़बड़ा कर कहती फिर से मुस्कुराने लगी। वो उससे गहरी नज़रों से तकता रहा। आप कलब है अर्शम आफरीदी का, आप उदास या परेशान होंगे तो मुझे कैसे नहीं पता लगेगा? मेरा कलब तकलीफ में है, बताएं। शाबाश। उसका जुमला पूरा होते ही वह हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रो दी। अर्शम आफरीदी उसका रिएक्शन देखते एकदम बुखलाया। क्या हुआ मीरजान, क्यों रो रही हैं? वो उसके हाथ ज़बरदस्ती चेहरे के आगे से हटाता उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर बेचैनी से पूछने लगा। कुछ भी तो नहीं, हिचकी दबाकर बोली। फिर भी कुछ भी नहीं तो फिर ये प्यारी सी आंखें इतनी कीमती आंसू क्यों बहा रही हैं? हाँ, वो उंगली के पोर से उसके आंसू चुनकर उसकी आंखों के सामने कर गया। वो खामोशी से आंसू बहाती रही। बताएं मीरजान, अपने हस्बैंड को भी नहीं बताएंगी क्या? उसकी बहन दहा प्यार से पूछने पर बेसाख्ता उसके सीने पर रखी और आंसू बहाने का अमल जारी रखा। हस्बैंड? उसकी तकलीफ से पुर भीगी आवाज़ में अपने नाम की पुकार सुनते अर्शम आफरीदी का दिल डोलने लगा। जी हस्बैंड की जान, बोले, मैं सुन रहा हूँ। अपने दिल की हर बात मुझे कह डालें। आपकी मामा आपसे कितना प्यार करती हैं, आपसे भी और कासिम भाई से भी। छोटी मामा भी मोमल से कितना प्यार करती हैं और आपकी मामा भी। उसकी शर्ट मुट्ठी में डुबोच गई। वो आपकी भी मामा है और सब आपसे भी बहुत प्यार करती हैं। उसका दूसरा हाथ थामकर अपने लबों से लगा गया। पर मेरी मामा मुझसे क्यों प्यार नहीं करती? मैं तो उनसे बहुत प्यार करती हूँ, उनकी हर बात भी मानती हूँ, तक भी नहीं करती, फिर भी वो मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? हस्बैंड? उसके सीने में मुंह दिए सिसकने लगी तो उसकी तकलीफ अपने दिल में महसूस करता अर्शम लब भींचकर हौले हौले उसकी कमर से हिलाने लगा। आपको किसने कहा वो आपसे प्यार नहीं करती? माँ तो मोहब्बत का दूसरा नाम है और जितना प्यार माँ अपने बच्चों से करती है इतना प्यार इस रोए ज़मीन पर कोई किसी से नहीं करता। आपकी मामा भी आपसे बहुत प्यार करती होंगी। उसकी बात सुनते हुए धीरे से अलग हुई। सुर्ख चेहरा, मुतवल्लम आंखें, गुलाबी गालों पर फिसलते शबनमी कतरे, सुर्ख नाक और कुछ झलने के बाद सुर्ख पड़ते होंठ। वो इस हालत में भी अर्शम आफरीदी का दिल बुरी तरह धड़का गई। क्या कोई रोता हुआ इसकी तरह हसीन भी लग सकता है? वो सोच कर रह गया। उससे अलग होती 2 हाथ के फासले पर हुई। अर्शम इसे नासमझी से देखने लगा। वो उससे नजरें चुराती खुद पर जब्त करती अपनी दाएं टांग से छलार ऊपर कर गई। उसकी टांग पर नजर पड़ते ही अर्शम की आंखें बेयकीनी से फैल गई। उस घुटने से नीचे टांग पर जगह जगह काटे जाने के निशान थे, यूं जैसे तेजधार छुरी से गहरे कट लगाए हों। लग भी काफ़ी पुराने रहे थे। ये अर्शम के अल्फाज ही गुम हो चुके थे। वो आंसू उसके एक हाथ से साफ करती मुड़ी और अर्शम की तरफ पीट करके बैठ गई। अर्शम के कुछ समझने से पहले ही हाथ पीछे लाते अपनी शर्ट की जिप खोल गई तो शर्ट दोनों कांधों की तरफ ढलक गई और उसकी कमर पर नजर पड़ते अर्शम की रूह फना होने लगी। सफ़ेद कमर नीले निशानों से भरी पड़ी थी। कुछ उसे पता ही ना चला और उसकी आंखों में चुपके से नमी उतर आई। उसे साकत खामोश बैठी देखकर वो जिप बंद करती उसके मुकाबले आ बैठी। आप अब भी कहेंगी मेरी मामा मुझसे प्यार करती हैं? वो आंसू बहाती हैसियत से पूछने लगी। ये तुम्हारी? वो बेयकीनी ऐसी थी कि वो अपना जुमला पूरा ना कर पाया। अल्फाज कैसे हलक में अटक गए। वो जो ये सोच रहा था कि इन दरिंदों की हैवानियत होगी जिन्होंने इस मासूम को तोड़ा था। उसकी आंखों का पैगाम और अल्फाज का मतलब समझकर शर्मशर रह गया। क्या कोई इंसान इस कदर संगदिल हो सकता है? क्या कोई माँ इस कदर जालिम हो सकती है? वो उसे खींच कर अपने सीने से लगा गया तो फिर से बिलक बिलक कर रोने लगी। उसके कंधे भी अर्शम के आफरीदी के आंसुओं से भीग गए। वो दोनों रो रहे थे, अब एक अपनी किस्मत की सितम ज़रफ़ी पर तो दूसरा अपनी महबूब हस्ती की तकलीफ़ और अज़ियत पर। शिश
सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना। वो भारी नम आवाज़ में उसे तसल्ली देता उसकी पीठ तपतपाने लगा। कुछ देर बाद अरशम आफरीदी को उसके वजूद में हलचल महसूस ना हुई तो वो जान गया कि वो मासूम अपनी तकलीफदेह सोचों से लड़ती नींद की वादों में जा चुकी है। वो उसे किसी नाजुक आब गिरने की तरह खुद में समेट कर उसके माथे पर बोसा देता उसे नरमी से बेड पर डाल गया। दिल में महसूस होती उस दुश्मन जान की तकलीफ अरशम आफरीदी की नींद चुरा ले गई। वो शायद उसे आज की तवील रात जाग कर गुजारनी थी। वांसू सब करती बेड पर बैठी थी। उसके घर वालों ने उसकी एक ना सुनते बासिम के कहने पर रुखसती कर दी। वो अपने माँ बाप से सख्त खफाती, जिनकी नज़र में अपनी इकलौती औलाद की कोई मर्जी ना थी, अहमियत ना थी। क्या सोचा था उसने कि उसने और क्या हो गया। जिस इंसान की मोहब्बत में अपनी ज़ात को बेमोल कर दिया, जब उसे दूरी पर सब्र कर चुकी थी तो अल्लाह ने उसका नसीब फिर से उसी शख्स के साथ जोड़ दिया। वो खुद को सख्त बेबस महसूस कर रही थी। ईशा आफरीदी से बहुत कुछ समझाते बासिम के कमरे में बिठा गई। बासिम आफरीदी के कमरे में उसी के बिस्तर पर बैठी वो लायानी सोचों में घिरी थी। आखिर यूँ सच सवर के बैठी उस इंसान के इंतज़ार में क्यों थी जिसने मेरी ज़ात का तमाशा बना कर रख दिया। अचानक सोच दिमाग में आई तो वो झटके से अपनी जगह से उठी। उसने भी एक कदम ही बढ़ाया था कि कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला और फिर बंद हो गया। मोबाइल की धड़कन से सुस्त पड़ने लगी। उसने कदम आगे बढ़ाना चाहा पर पैर जैसे ज़मीन के साथ चिपक गए थे। उसे भारी बूटों की धमक अपने करीब आती महसूस हुई। वो अपनी सांसें तक रोक गई। उसके मुंह से बेसाख्ता एक चीख निकली जब उसने इसका बाजू पकड़कर एक झटके से अपनी तरफ मोड़ा। छोड़े मुझे। वो कसमसाती हुई अपना बाजू उसकी मजबूत गिरफ्त से छुड़ाने की नाकाम कोशिश करने लगी। एक लफ्ज़ भी कहे बगैर वो उसे अपने साथ खींचता अलमारी की तरफ बढ़ गया। एक हाथ में उसका बाजू यूं ही दबोचे, दूसरे हाथ से अलमारी जाकर दरवाज़ा खोलकर उसमें लटकता हुआ एक सूट निकाला। तुम्हारे पास 10 मिनट है जिनमें तुम फ्रेश होकर अपना लिबास बदल कर बाहर आओगी। उसके लिबास पर मौजूद किसी और के नाम का लिबास उसके वजूद में शरारे दौड़ा गया। उसके हाथ में वो लाल रंग का लिबास पकड़ा कर उसका बाजू अपनी गिरफ्त से आज़ाद कर गया। उसकी बात पर साफ इनकार करना चाहती थी वो, पर इस कदर हैवी कपड़ों में खुद को गैर आरामदा महसूस कर रही थी, इसलिए कपड़े पकड़कर चुपचाप बाथरूम की तरफ रुख कर गई। वो 10 मिनट की बजाय 30 मिनट बाद कमरे में दाखिल हुई तो उसे आरामदा कपड़ों में बेड पर बैठे देखा। उसके बाहर आने पर वो गहरी नज़र उस पर डालकर साइड टेबल पर पड़ी सिगरेट की डब्बी और लाइटर उठाकर एक सिगरेट सुलगा गया। उसके हाथ में मौजूद सुलगता हुआ सिगरेट देखकर मोमिल हैरत से भरी आंखों लिए उसे एक नज़र चेहरे पर डालती तो कभी दूसरे हाथ में मौजूद सिगरेट पर। उसकी नज़र मुसलसल खुद पर महसूस करता हुआ अपनी नज़र उस पर गाड़ गया और एक आईब्रो उठाकर सवालिया नज़रों से देखने लगा। उसके देखने पर सर पटाती हुई नज़रें फेर गई। मिनाहिल कहाँ है? वो कमरे में यहाँ वहाँ देखती उसे सफसार करने लगी। अपनी दादी के पास। वो हनूस नज़रें उस पर जमाए भारी आवाज़ में गया हुआ। क्यों? उसके जवाब पर लज के पूछने लगी, ताकि आज की रात वो हमें डिस्टर्ब ना कर सके। उसकी मायने की इस बात पर उसे सुर पड़ती कि सादा चेहरा मोड़ गई। क्या बदतमीजी है ये? वो घूर कर रह गई। ये मेरा नहीं बल्कि मिनाहिल की दादी की शाही फरमान है। तुमने सवाल किया तो मैंने उसका जवाब दे दिया। इसमें कौन सी बदतमीजी की मैंने? वो सख्त तेवर लिया उस पर चढ़ दौड़ा। आपसे तो बात करना ही फजूल है। उसके मुंह से चढ़ते पुल सुनने की कोशिश करने लगा पर उसकी सरगोशी जितनी आवाज़ न सुन सका बल्कि उसके हिलते होंठ ही देख सका। कहाँ जा रही हो? दुपट्टा कंधों पर डालती कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ी तो वो सीधा होता उसे आवाज़ लगा गया, मिनाहिल को लेने। वो जवाब देकर फिर से बाहर जाने लगी जब उसकी आवाज़ पर उसके कदम फिर से जंजीर हो गए। क्यों इस वक्त अपने साथ साथ मेरी ज़ात का भी तमाशा लगाना चाहती हो? बाहर चलकर कमरे में पड़ी रहो। वैसे भी अभी तक सो चुकी होगी। उसकी नींद मत ख़राब करो। उसकी सर्द आवाज़ में सर्द ही अल्फाज सुनती वो लब भींच कर अपनी कदम वापस लेती सोफ़े की तरफ बढ़ गई। एक भी बागी नज़र उस पर डाले बगैर वो सोफ़े पर लेट कर कंधे पर पड़ा हुआ दुपट्टा सर तक तान गई। उसकी एक एक हरकत देखता वो बीचों ताप खाकर रह गया। सोफ़े से गिरे उसके लंबे घने बाल उसको आज भी अपनी लपेट में लेने के लिए कोशां थे जैसे। और नजरें फेर के एकदम अपनी जगह से उठकर तेज तेज कदम उठाता उसके सर पर पहुंचा। उठो यहाँ से लड़की, ये कोई फिल्म या ड्रामा नहीं चल रहा जिसमें तुम मेरे साथ सोफ़ा खेलोगी। उठो यहाँ से और बेड पर चलो। उसके सर पर खड़ा अपनी बात पूरी करता अचानक उसके सर तक ताना हुआ दुपट्टा एक झटके से खींच गया तो उसकी आंखें सीधा उसकी रोती हुई नज़रों से टकराई। उसे रोता देखकर ठिठक गया। क्या हुआ? क्यों रो रही हो? वो एकदम बेचैन हो उठा और उसकी आंखों से बहते आंसू देखने लगा। कुछ भी नहीं। उसके एकदम दुपट्टा खींचने और सवाल पूछने पर डर आई हैरत पूछो बातें आंखें साफ करती रुख मोड़ने लगी जब वो एकदम झुकता उसे अपने मजबूत बाहों में उठा गया। उसकी हरकत पर आंखें पाड़े उसका चेहरा देखने लगी जिस पर छाए सख्त तासरात उसे कुछ भी बोलने से बाज रख रहे थे।
इससे पहले कि वो हर बात की नफ़ी करती अपनी ज़ुबान खोलती है, उसे बेड पर लिटा गया। अब जी भर कर रो लो, कोई तुम्हें मना नहीं करेगा। वो अपनी संजीदा आँखों से इसकी बहती हुई आँखों में डालकर बोलता वापस अपनी जगह पर जाकर लेट गया और एक और सिगरेट सुलगा गया, जबकि उसकी बेइज्जती पर नए सिरे से आंसू बहाने लगे। 15 मिनट बाद बासिम ने चेहरा मोड़कर उसकी जानिब देखा तो गालों पर आंसुओं के मीठे मीठे निशानात थी। वो नींद में गुम हो चुकी थी। वो जानता था कि मोमल नींद की किस कदर पक्की है, इसीलिए उसे बाजू से पकड़कर धीरे से अपनी तरफ खींचकर उसका सर अपने बाजू पर रख गया। वो नींद में ही थोड़ा सा कसमसाई और मुंह बजोरते उसके सीने में मुंह छुपा गई। उसने उसकी एक शर्ट अपनी मुट्ठी में जकड़ी तो बासिम आफरीदी को लगा जैसे मोमिल आफरीदी ने उसका दिल अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया हो। उसका इम्तिहान बनी उसके नज़दीक तर आ चुकी थी। बासिम ने एक नज़र बस सोए हुए वजूद पर डाली और खुद पर काबू पाता आंखें मूंद